नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया ने अब मर्सलेसली बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया है पूरे यूक्रेन को। हम अब युद्ध के ऐसे पड़ाव में आ चुके हैं जहां पर अब रशिया को इतने लॉसेस नहीं हो रहे। रशिया की आर्मी बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुकी है। बिल्कुल जो यूक्रेन का कैपिटल है कीव, ये किसी भी दिन गिर सकता है। आप अगर देखो तो 12 मार्च को ये स्थिति है। यूक्रेन काफ़ी हद तक अब घेर लिया रशिया ने। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये लोग कीव का सीज करेंगे। सीज का मतलब यहाँ पर ये है कि कीव का घेराव करके बैठ जाएंगे। कीव की जो सप्लाईज हैं बाहर के रीजन से ये कट कर दी जाएगी। फिर उसके बाद रशियन फोर्सेस एक बड़ा असॉल्ट करेगी इन द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। और जैसे ही कीव गिरेगा उसके बाद बाकी यूक्रेन में फाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी रीजन का जो कैपिटल है वो आप कह लीजिए सेंटर पॉइंट होता है उस कंट्री की रेजिस्टेंस का। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया पहले की तरह ज़्यादा सोच नहीं रहा बॉम्बिंग करने से पहले कि कहाँ पर सिविलियंस हैं, कहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पर बॉम्बिंग नहीं करनी चाहिए। अब ये लोग सीधा हर जगह बॉम्बिंग कर रहे हैं। ओवरऑल मैसिव लॉस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन को। यूक्रेन ने ऑलरेडी क्लेम किया है कि टोटल $100 बिलियन का लॉस ये लोग फेस कर चुके हैं। और अब रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई है कि रशिया ने यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास एक मिलिट्री बेस को बॉम्ब किया है। ये मिलिट्री बेस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर बाहर से, यूक्रेन के बाहर से जो फाइटर्स आ रहे हैं ब्रिटेन से और कंट्री से, ये लोग यहाँ पे रुके हुए थे। तो रशिया ने इस एरिया को भी कंप्लीटली बॉम्ब कर दिया। और तो और यहाँ पर एक ये भी न्यूज़ आई है कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी मारा है रशिया ने अपने अटैक में। ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं रिएक्शन यूएसए से आएगा, मगर क्लियरली व्लादिमीर पुतिन डज नॉट केयर। वो अब बस सीधा अंधी बॉम्बिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है, ये नजारा एक्चुअली लोगों को दिखा पोलैंड से, जब इन्होंने नोटिस किया कि यूक्रेनियन साइड पर बॉम्बिंग हो रही है। तो स्थिति देखिए यूक्रेन में अब कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जेलेंस्की का रेजिस्टेंस धीरे धीरे अब गिर रहा है। और इंडिया ने इमीडिएटली यहाँ पर फैसला ये लिया है कि भारत अपनी एम्बेसी कीव से बाहर निकाल देगा। इंडिया रीलोकेट कर रहा है अपनी एम्बेसी पोलैंड में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, पोलैंड में ही क्यों हम लोग अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर रहे हैं। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ पोलैंड। पोलैंड की करेंसी क्या है? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग इसका आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना भारत सरकार ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है वो ये है कि सिचुएशन यूक्रेन में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। अटैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो ये देखते हुए भारत ने जो अपनी एम्बेसी है ये ऑल टुगेदर पोलैंड में शिफ्ट कर दी है। नाउ ये जो निर्णय है ये लिया गया था एक स्पेशल मीटिंग दौरान। कुछ ही घंटों पहले पीएम मोदी ने एक बहुत लंबी मीटिंग ली, जहां पर पीएम मोदी ने ये भी रिव्यू किया कि दुनिया में आज के समय जो अत्याधुनिक वेपन्स यूज किए जा रहे हैं वॉर में, उस केस में भारत कहाँ पे खड़ा है, भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस क्या है। और ऑफ कोर्स देखिए हम एक ऐसे युग में आ रहे हैं जब आत्मनिर्भर भारत की सबसे ज़्यादा हमको नीड है। मैं ये कहूँगा कि पीएम मोदी ने कई सालों पहले जो आत्मनिर्भर भारत डिफेंस का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बिल्कुल सही टाइम पे किया था, क्योंकि आज के समय हम देख रहे हैं कि इवेंचुअली हमको रशिया से कम वेपन्स परचेज करने होंगे। हम रशिया पर पहले की तरह अब निर्भर नहीं कर पाएंगे वेपन्स के लिए। और इसी मीटिंग में यह भी डिसाइड किया गया कि अब टाइम आ चुका है कि इंडिया अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर ले फ्रॉम कीव टू पोलैंड, क्योंकि जो कीव की अब बॉम्बिंग होने वाली है वहां पर रशिया ये नहीं देखेगा कि एम्बेसी किसकी है, एम्बेसडर किसका है, डिप्लोमेट पाकिस्तानी है, इंडियन है, अमेरिकन है। अब बस हैवी बॉम्बिंग होने वाली आने वाले कुछ हफ्तों में। तो उससे पहले ही इंडिया ने ऑल टुगेदर पुल आउट कर लिया है फ्रॉम यूक्रेन। अब यहाँ पर मैं ये बता दूं कि इसका कुछ हद तक इम्पैक्ट होगा उन लोगों पर, उन चुनिंदा भारतीयों पर जो भारत से यूक्रेन चले गए थे और इन्होंने अब यूक्रेन की आर्मी की तरफ से लड़ना स्टार्ट कर दिया था रशिया के अगेंस्ट। उनमें से कई भारतीय ऑलरेडी कह रहे हैं कि मुझे घर जाना है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंडियन हु पिक्ड अप गन फॉर यूक्रेन वांट्स टू रिटर्न। और अभी तो बहुत न्यूज़ आएगी इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ। कई इंडियंस हैं जो प्रोपेगेंडा में आकर एक बार को यूक्रेन में हो सकता है कि चले जाएं, रशिया के अगेंस्ट युद्ध लड़ें। बाद में जब ये यूक्रेनियंस के हाथ में रेसिज्म फेस करेंगे, पता लगेगा कि युद्ध होता क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, तब बहुत से इंडियंस यही चाहेंगे कि इनको बाहर निकाला जाए यूक्रेन से। मगर प्रॉब्लम यही है कि अब इनको ढूंढे कौन, बैटल फील्ड में कौन डिफरेंशिएट करे कि ये कहाँ पर है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूक्रेन के साथ में, तो देखिए बहुत सी कंट्रीज की बॉर्डर है। बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमेनिया है, इवन रशिया भी है। हमने सीधा कीव की जो यहाँ पर एम्बेसी है रशिया में शिफ्ट क्यों नहीं करी, हम पोलैंड में ही शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। देखो आज के समय यूक्रेन की एम्बेसी रशिया में शिफ्ट करना एक बहुत ज़्यादा खराब सिग्नल सेंड करता है। इससे ऑलमोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगता है कि इंडिया यहाँ पे मान रहा है कि यूक्रेन अब रशिया का पार्ट बन चुका है। तो वो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे अवॉइड किया है।
पोलैंड देखिए इन सब कंट्रीज में से एक ऐसा देश है जिसने इंडिया की बढ़ चढ़ के हेल्प करी है इस पूरे क्राइसिस के दौरान। पोलैंड ने खुद अपने एक्सपेंसेस पर स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज करवाई है इंडियंस के लिए, ताकि इंडियन सीधा यूक्रेन से पहुंचे पोलैंड की बॉर्डर पे और फिर सीधा यहां पर फ्लाइट के जरिए रवाना हो जाए भारत की तरफ। और ये सब प्रोसेस काफी आसान हो इसके लिए पोलैंड ने जो डॉक्यूमेंटेशन है ज्यादा कुछ मांगी नहीं, स्टूडेंट्स के साथ काफी कोऑपरेट भी किया है। और इसके पहले भी आप अगर जाओ ना तो पोलैंड ने काफी हेल्प करी थी इंडिया की कोविड-19 पेंडेमिक के पीक के दौरान। आपको याद होगा कि पोलैंड उन गिने चुने कंट्रीज में से एक था जिसने टोटल 100 कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे थे टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ने स्पेशली थैंक किया था पोलैंड को फॉर सेंडिंग 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। और ये यहाँ पर ट्वीट है विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन की। और इस यूक्रेन संकट में भी जिस तरीके से पोलैंड ने भारतीयों की हेल्प करी है, इसके लिए पीएम मोदी ने स्पेशली पोलैंड के प्रेसिडेंट को कॉल किया था और इनको थैंक किया इनके असिस्टेंस के लिए। तो डिप्लोमेटिकली आप कह सकते हैं आज के समय पोलैंड फ्रेंडलीस्ट कंट्री है टू इंडिया इस रीजन में, रशिया के सिवाय। रशिया के साथ अभी भी हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, मगर फॉर द टाइम बिंग हमको पोलैंड में ही अपनी एम्बेसी शिफ्ट करनी पड़ी। और पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। हमारी एम्बेसी वॉर्सो में ऑलरेडी है, पोलैंड में जो एम्बेसी है वो ऑलरेडी है। अब बस जो यूक्रेन वाली एम्बेसी है ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो बहुत सारे पोलैंड के ज्यूज हैं उनको शरण दी थी भारत के उस वक्त के एक महाराजा जम साहेब दिग्विजय सिंह जडेजा ने, तो क्या उसकी वजह से यहाँ पर पोलैंड आज तक काइंडनेस दिखा रहा है इंडियंस को? देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे उसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल है, मगर ओवरऑल मैं कहूँगा पोलैंड बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस और टाइप के इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए। तो पोलैंड को यहाँ पर उम्मीद ये है कि जितनी असिस्टेंस ये देंगे इंडिया को, उससे इवेंचुअली क्या होगा कि इंडिया और पोलैंड के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं ये भी इंप्रूव हो जाएंगे। याद रखिएगा पोलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और इंडिया आज के समय यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। तो बहुत ही जल्द पोलैंड को पता है कि इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि इंडिया के साथ जितने अच्छे रिलेशंस ये और एस्पेक्ट में मेंटेन करके रखें, दैट विल ओनली बेनिफिट देम लेटर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के व्हाट एग्जैक्टली इज द करेंसी ऑफ पोलैंड। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ज़ेलोटी। ज़ेलोटी है पोलैंड की करेंसी। इवन दो पोलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, मगर ये लोग यूरो एज ए करेंसी यूज नहीं करते। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे, आपको आराम से 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल यहाँ पे आपकी सेविंग होगी अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।